करते हैं। हमारे फरवरी 1 से फरवरी 7 तक के करंट अफेयर्स मैंने नोट डाउन करे हैं। तो फरवरी 1 से फरवरी 7 2021 के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई वो हम लोगों के लिए वो थी बजट 2021। ठीक है ना, बजट 2021 आया। तो कुछ एक फैक्ट्स हैं बजट के बारे में। कौन कौन से फैक्ट्स हैं? पहली बात कि बजट इस बार टैबलेट फॉर्म में आया। टैबलेट, पहली बार जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बजट जो लेकर आई वो टैबलेट फॉर्म में था। एक ऐप के द्वारा, मतलब टैबलेट में एक ऐप दे आर गोइंग टू डिजाइन, जिसको हम सब लोग भी एक्सेस कर सकते हैं और बाकी लोगों को भी टैब्स दिया गया था एमपीज को कि वो भी उसको एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो ये अपने आप में नई चीज थी। आपको पता है कि उससे पहले ना, पहले ये रेड रेड कलर का बैग या सूटकेस लेकर आया करते थे। लास्ट ईयर जो फाइनेंस मिनिस्टर थी वो बही खाता लेकर आई थी और इस बार जो है वो टैबलेट लेकर आई है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट बात और है वो ये कि 6 पिलर्स डिसाइड किए उन्होंने, 6 पिलर्स। ठीक है, हमारी बजट के या हमारी इकोनॉमी के 6 पिलर्स डिसाइड करें। तो एक एक करके हम उन पिलर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पिलर कौन सा है मालूम? सबसे पहला पिलर है हेल्थ एंड वेलबींग। पहला पिलर कौन सा है? हेल्थ एंड वेलबींग का। तो इसके अंदर क्या क्या चीज है, मतलब कि हेल्थ मिनिस्ट्री के पास कौन कौन सी उनको क्या क्या मिला है इस बार। सबसे पहली बात तो कि जो हमारा पिछले साल का बजट था हेल्थ का, मतलब हम लोगों के ऊपर हमेशा एक इल्जाम लगता है इंडिया के बजट के ऊपर कि हेल्थ सेक्टर को हम लोग ज्यादा पैसा नहीं देते हैं। तो इस बार वो चीज इन्होंने कैंसिल कर दी। एक झटके के अंदर लास्ट ईयर से 137% का इंक्रीज दिया है और इस साल हेल्थ मिनिस्ट्री को दिए हैं 2.23 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, पिछले साल का फिगर जो है वो 1 लाख करोड़ से भी कम था। इस बार जो फिगर मिला है 2.23 लाख करोड़ रुपीस है, जिसमें 137% का इंक्रीमेंट हमारे को नजर आता है, इंक्रीज नजर आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पिछले साल का 137% है, नहीं, पिछले साल का 237% है ये, ऐसा। ठीक है, इस वाले बजट में सबसे ज्यादा जो पैसा, मतलब एक तरीके से अच्छा खासा पैसा दिया जा रहा है वो है 35,000 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए हैं। किस चीज के लिए? वैक्सीनेशन के लिए। आपको पता है कि 2 वैक्सीन ऑलरेडी भारत में चल रहे हैं। कौन कौन से? एक तो कोविड शील्ड। कोविड शील्ड किसका है? कोविड शील्ड है ऑक्सफोर्ड जेनेका ने बनाया था और ये बना रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। भारत में ये इंस्टीट्यूट, भारत में ये वैक्सीन मैन्युफैक्चर हो रहा है। ठीक है, कोविड शील्ड। और दूसरा है हमारा भारत बायोटेक, एक लोकल कंपनी है, उसका वैक्सीन, भारत बायोटेक का। इसके अलावा रशिया का स्पुतनिक करके भी एक वैक्सीन है, वो भी आना है। जाइडस का भी एक वैक्सीन है, वो भी आ सकता है इस साल में। तो ओवरऑल जो गवर्नमेंट ने इसके लिए बजट निर्धारित किया है वो है 35,000 करोड़ रुपीस। उसके अलावा गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम लोग ना आत्मनिर्भर स्वास्थ्य के अंदर भी बनेंगे। इसके लिए उन्होंने इन एडिशन टू नेशनल हेल्थ मिशन के अपार्ट उन्होंने एक स्कीम चालू करी है जिसका नाम है पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना, जिसके अंदर प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर, टर्शरी हेल्थ केयर, तीनों को मिलाकर इसमें 64,180 करोड़ रुपीस दिए हैं। ठीक है, मोस्टली इसकी अपग्रेडेशन के लिए। अपग्रेडेशन का क्या मतलब होता है कि ये सिस्टम्स, ये इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं, हमें इसकी क्वालिटी इंप्रूव करनी है। ठीक है, तो क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए ये पैसे दिए गए हैं। फिर उसके बाद क्या है, और किस चीज के लिए पैसे दिए गए हैं? पैसे दिए गए हैं 17,788 रूरल और 11,024 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के लिए। ठीक है, ऑब्वियसली लास्ट ईयर जो है पूरा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से रहा है, तो इसलिए हेल्थ के ऊपर बहुत सारी हम लोगों ने बहुत पैसा भी खर्च कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन भी कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद
हम लोग लैब्स भी बहुत सारी बना रहे हैं, तो उसके लिए जो स्कीम है वो है इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स। ठीक है, ये हम लोग जितने भी भारत में डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सब में बनाएंगे। ठीक है, भारत में करीब 740 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया में इस टाइम पर। ठीक है, और इसके अलावा 11 स्टेट्स के अंदर ब्लॉक लेवल पर भी हम लोग इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, जो हमारा लैब्स का प्रोजेक्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद हम अपने नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC उसको स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। इसके अलावा एक हेल्थ का इंफॉर्मेशन पोर्टल जो है उसको बनाने की बात की गई है कि हम लोग उसको भी बनाएंगे, जिसके अंदर किसी भी आदमी की, किसी भी सिटीजन की सारी हेल्थ की जो इंफॉर्मेशन है वो नोट डाउन की जा सकती है। ठीक है, एक प्रोजेक्ट हमारे को मिला है WHO की तरफ से। WHO एक लैब बनाना चाहता है जिसके अंदर हम लोग ऐसे ही कोई जो पेंडेमिक्स हैं अगर वो इमर्ज हो तो उनसे बचाव के लिए हम वहां पर रिसर्च कर सके। तो ऐसा एक इंस्टीट्यूशन बनाया जा रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ। ठीक है, तो ये रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म होगा WHO का, जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए बनेगा। इसमें बहुत सारी लैब्स होंगी। ये इसका एक हिस्सा हिंदुस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, इंडिया के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा ध्यान प्रिवेंशन पे देना चाहते हैं। हम लोग क्या चाहते हैं कि बीमारी हो ही ना, तो बीमारी से रोकथाम के लिए आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और इम्यून सिस्टम के स्ट्रेंथ के लिए बहुत जरूरी है कि आपको न्यूट्रिशन मिले। तो भारत में मिशन पोषण शुरू किया गया था, तो अब मिशन पोषण का 2.0 लॉन्च किया गया है। ठीक है ना, जिसके अंदर हम लोग मतलब ये एक तरह से सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम होगा, और हम इसको पोषण 2.0 के नाम से इसको देखेंगे। ठीक है, फिर न्यूट्रिशन तो इंपॉर्टेंट है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो उसके लिए हमारे पास है जल जीवन मिशन, JJM। आपको पता है जल शक्ति मिनिस्ट्री हमने रिसेंटली बनाई है, उसके मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। तो जल जीवन मिशन जो है इसको एक्सटेंड किया गया है अर्बन एरियाज के लिए, ताकि अर्बन एरियाज में हम हर घर में टैप प्रोवाइड कर सके, हर हाउस होल्ड में हम लोग टैप प्रोवाइड कर सके जिसमें पानी आ सके। ठीक है, तो ऐसा ताकि टैप कनेक्शन टू एवरी हाउस होल्ड इन अर्बन एरिया, राइट। तो साफ पानी भी जरूरत है, ठीक है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, और साफ हवा की भी जरूरत है, क्लीन एयर की भी जरूरत है। तो क्लीन एयर के प्रोजेक्ट के लिए 2217 करोड़ रुपीस फॉर 42 अर्बन सेंटर्स हम लोगों ने एस्टैब्लिश करे हैं। 42 अर्बन सेंटर्स, 42 ऐसे शहर जिनकी पॉपुलेशन करीब 1 मिलियन से ज्यादा है, 10 लाख से ज्यादा है, ऐसे शहरों को आइडेंटिफाई करा। ठीक है ना, और उसमें 2217 करोड़ रुपए की मदद से हम लोग एयर क्लीनिंग सिस्टम जो है वो एस्टैब्लिश करेंगे। इसके अलावा एक पॉलिसी और है जो सरकार ने इंप्लीमेंट करी, जिसका नाम है स्क्रैपिंग पॉलिसी। क्या कहती है स्क्रैपिंग पॉलिसी? स्क्रैपिंग पॉलिसी ये कहती है कि आपके जो व्हीकल्स हैं जो 15 साल या 20 साल पुराने हो चुके हैं, अब अगर आप उनको निकालोगे, अगर आप उनको सेल ऑफ करोगे, ठीक है ना, पहली बात तो उनका फिटनेस टेस्ट होगा। ठीक है ना, ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स बनाए जाएंगे, और जो आपके पर्सनल व्हीकल्स हैं, ठीक है, और जो आपके कमर्शियल व्हीकल्स हैं, आप जब उनको सेल ऑफ करोगे तो आपको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, आपको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। ठीक है, और ज्यादा पुराने व्हीकल्स आपको बेचने के लिए सरकार प्रेरित कर रही है। क्यों? क्योंकि अगर कोई 15-20 साल पुराना व्हीकल है तो ऑब्वियसली वो BS1 BS2 कैटेगरी का होगा, मतलब कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा क्रिएट कर रहा होगा। तो आज के टाइम में तो हम लोग BS6 पर पहुंच गए हैं,
ठीक है, तो पॉल्यूशन लेवल आज के व्हीकल्स में बहुत कम है। तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रमोट, इससे 2-3 फायदे हैं। पहली बात तो ऑटोमोबाइल सेक्टर को हमारे को ग्रोथ मिलेगी, और दूसरी बात ये है कि आपका जो एयर पोल्यूशन है, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी 2200 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, वो एयर पोल्यूशन सिस्टम और स्ट्रेंथन होगा। ठीक है, ऐसा टेक्नोलॉजी भी अपग्रेडेशन होगी। ठीक है, इस तरीके से नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, वो प्रमोट होंगे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारा कुछ दिमाग में है गवर्नमेंट के। तो दिस एंटायर थिंग, ये हमारे फर्स्ट पिलर से रिलेटेड है। फर्स्ट पिलर कौन सा था हमारा? हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पिलर था। अब हम सेकंड पिलर की बात करते हैं। सेकंड पिलर कौन सा था हमारे? फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। फिजिकल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, तीनों चीजें आ गई। हम अगर अपने फाइनेंशियल सिस्टम्स के अंदर कुछ नया करने जा रहे हैं, वो भी इसमें आ गया। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कुछ नया करने जा रहे हैं, वो भी इसमें आ गया। तो ये सब चीजें, तो इसमें सबसे पहली चीज जो आती है वो तो है, जो बहुत मतलब पिछले 1 साल से चल रही है हमारे यहाँ, वो क्या है? आत्मनिर्भर भारत। अगर आपने इसके बारे में सुना हो, पहली बार मोदी जी ने इसका जिक्र तब किया था जब मई के अंदर वो आए थे टीवी स्क्रीन्स के ऊपर। तब उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात की थी, 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात की थी। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कई बजट्स भी निकाले थे, शॉर्ट टर्म मिनी बजट्स निकाले थे। ठीक है ना, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उनको अगर हम आगे लेकर जाएं, तो ये अब उन्होंने अनाउंस किया है PLI। पहले भी ये थे। ये क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मतलब क्या है कि आप जितना ज्यादा माल बनाओगे, ठीक है ना, उतना ज्यादा आपको हम लोग कुछ इंसेंटिव देंगे, टैक्स में शायद कुछ रिबेट देंगे। ठीक है ना, कोई और रियायत वगैरह हम आपको दे सकते हैं, क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतनी ज्यादा हम लोग की इनकम बढ़ेगी, उतना ज्यादा टैक्सेशन होगा। और ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव हमारे को 13 सेक्टर्स में दिए जा रहे हैं। कहाँ पर? 13 सेक्टर्स में ये दिए जा रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने एक और प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया, वो था मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं मित्रा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ये टेक्सटाइल सेक्टर में है। अगर हम बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करके, गवर्नमेंट जो है कुछ ऐसे पार्क्स एस्टैब्लिश कर रही है जिसके अंदर आप जाकर अपनी टेक्सटाइल मिल्स लगा सकते हो। ठीक है, वहां पर भी परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स आपको दिए जाएंगे। आप जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, सरकार आपको इंसेंटिवाइज करेगी। ठीक है, सो दीज आर द बेनिफिट्स दैट यू विल एक्रू। टेक्सटाइल सेक्टर सरकार क्यों फोकस कर रही है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर है। अगर आप इंडस्ट्री की बात करो, एग्रीकल्चर के बाद अगर किसी सेक्टर में इतनी दम है कि वो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है, तो वो है टेक्सटाइल्स। पहले के टाइम में हम लोग, मतलब अगर आप एंशिएंट टाइम की बात करो या पुराने टाइम की बात करो, आप मुगल्स के एरा की बात करो, अंग्रेजों के एरा की बात करो, उस टाइम पर इंडिया का टेक्सटाइल सबसे ज्यादा डेवलप्ड था। लेकिन आज़ादी के बाद हमारा टेक्सटाइल सेक्टर जो है ड्रॉप होना शुरू हो गया। लेकिन हम में पोटेंशियल बहुत है। हमारे आसपास के कई कंट्रीज हैं, जैसे कि बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना। ठीक है ना, ये लोग काफी आगे निकल गए हैं। अगर हम इन टेक्सटाइल पार्क्स को बनाएं तो हमारे को 2 फायदे होंगे। एक तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और दूसरा हमारे मास स्केल पर, बड़े स्केल पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। सो दैट इज नोन एज मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स। ठीक है, फिर उसके बाद देखो सेकंड वाला जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो क्या है? सेकंड पिलर क्या है? फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल। ठीक है, तो हम इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा एरिया होता है जिसको डेवलप होने में 20-25 साल चाहिए। इतने लंबे टाइम के लिए कोई बैंक आपको लोन देना प्रेफर नहीं करता। मतलब कोई बैंक नहीं कहेगा कि वो इतने लंबे टाइम के लिए आपको लोन दे। और वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो
मतलब जो जेस्टेशन पीरियड भी उसका लंबा होता है, प्रोजेक्ट स्टार्ट बड़ा लेट होगा, और बैंकों की हमारे देश में वैसी हालत खराब है, एनपीएस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, लोन रिकवर नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में हमें पता है कि बैंक तो लोन देगा नहीं, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है टू लॉन्च डीएफआईज। डीएफआईज क्या है? डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश किया जाए जिनका पर्पस केवल और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के लोन्स देना है, ताकि उनका सारा पैसा केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में लगे, ठीक है। उनकी परफॉर्मेंस इंसेंटिव यही है कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना पैसा दिया। उनको बैंक्स के एनपीए की तरह ये डर नहीं होगा कि हमारा पैसा डूब जाएगा या शॉर्ट टर्म में हम लोग पैसा कमा दें। तो इससे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। उसके बाद हमने कुछ प्रोजेक्ट्स अंडरटेक किए हैं इसी पिलर के अंतर्गत। हमारे कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि हमने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात करी है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के अंदर हम लोग क्या चाहते हैं, हमने नेशनल रेल प्लान 2030 जो है वो अनाउंस किया था। नेशनल रेल प्लान 2030, इसके तहत हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारे रेलवेज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स हैं, उसको, उन बॉटलनेक्स को हम लोग निकाल के खत्म करें, जिससे कि हमारी ट्रेन्स का, रेलवेज का मॉडल शेयर बढ़ सके। मॉडल शेयर का क्या मतलब है कि मान लीजिए हर साल 100 टन सामान जो है वो ट्रेवल होता है, जिसमें से रोडवेज के थ्रू 20 होता है, ठीक है, रोडवेज के थ्रू 20 होता है, ट्रेन्स के थ्रू 30 होता है, और फ्लाइट्स के थ्रू मान लीजिए 50 होता है, ठीक है। इस तरीके से, या इसको लगा लीजिए आप, ये रोडवेज है, ठीक है, ये आपका रेलवेज है, और ये आपका फ्लाइट्स है, ऐसा मान लीजिए। तो इसमें रेलवेज का शेयर कितना हुआ? केवल 30%। तो हम लोग चाहते हैं कि ये 30% से बढ़कर कहीं ना कहीं ये 50-60% तक पहुंच जाए। ऐसा हम लोग जो है मॉडल शेयर इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। दिस इज व्हाट वी वांट टू डू, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग कुछ और भी करना चाहते हैं, और क्या है कि फाइनेंशियल कैपिटल और सिक्योरिटीज मार्केट, जैसे कि हमारे यहाँ सेबी है, ठीक है, हमारे यहाँ बैंक के कुछ लॉज एंड डिपॉजिटर्स एक्ट हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट हैं। ऐसे हमारे पास 3-4 कानून हैं जो आपस में ना एक दूसरे को काटते हैं। कई कानून के कई प्रोविजंस एक दूसरे को काटते हैं किसी किसी पॉइंट पर। तो ऐसे में हम लोगों को बड़ी दिक्कत होती है फाइनेंशियल सिस्टम्स को रेगुलेट करने में। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम लोग ना एक सिंपल सा फाइनेंशियल कैपिटल सिक्योरिटीज मार्केट कोड लेकर आएंगे। हम इसको लॉन्च करेंगे, ठीक है, और सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं अवेलेबल हो जाएगी। सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को, लॉज को हम लोग एक कोड में कन्वर्ट करेंगे। आप एक कोड पढ़कर उसको कंप्लाई कीजिएगा, आपको और कुछ भी इधर उधर जानने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस के चलते आपको कोई सजा हो सकती है या आपको कोई सरकार की तरफ से नुकसान होगा, ठीक है। तो ये भी एक पॉजिटिव स्टेप जो इस बजट में हमारे को देखने को मिला। फिर उसके बाद हम लोगों ने फाइनेंस को इम्प्रूव करने के लिए इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर भी कुछ डेवलपमेंट्स करे। इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर हमने क्या करा, पहले एफडीआई यानी कि विदेशी कंपनी का जो निवेश है, जो इन्वेस्टमेंट है भारत की किसी इंश्योरेंस कंपनी के अंदर, वो मैक्सिमम 49% अलाउड था, लेकिन अब हमने उसको बढ़ाकर 74% कर दिया। अब कोई फॉरेन की कंपनी जैसे है, वो अगर भारत में इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करेगी तो वो 74% तक किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकती है, ठीक है, और ये बड़ा बेनिफिट होगा, ठीक है। हमारा इंश्योरेंस सेक्टर जो है और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि अब तक तो विदेश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो आने से कतराती थी क्योंकि उनके पास माइनॉरिटी शेयर होगा, बट अब उनके पास मेजॉरिटी शेयर हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्मॉल कंपनीज का भी डेफिनेशन चेंज किया। स्मॉल कंपनीज का डेफिनेशन चेंज करके हमें क्या फायदा है, जैसे पहले 50 लाख से नीचे वाली कंपनी थी, अब उसको 2 करोड़ कर दिया है, टर्नओवर 2 करोड़ से 20 करोड़ कर दिया है। उससे क्या फायदा है कि स्मॉल कंपनीज जो हैं
उसके ऊपर रेगुलेशन ज्यादा नहीं है, उसको ज्यादा रेगुलेशंस मेंटेन नहीं करनी पड़ती हैं। तो इस वजह से हमने जब उसके साइज को बढ़ा दिया तो बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो स्मॉल स्केल की कैटेगरी में आ गई, स्मॉल कंपनीज की कैटेगरी के अंदर आ गई, तो उनको उतना रेगुलेशन मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, तो उनको इससे फायदा होगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पिलर था, समझ आया? राइट। यस सर। थर्ड पिलर है हमारा, कोई डाउट होगा तो रोक के पूछ लेना, बजट है, बड़ी तेजी तेजी से कर रहे हैं हम लोग, कोई भी डाउट होगा ना आप पूछ लेना रोक के, ठीक है। तीसरा हमारा पिलर है, दो पिलर कर चुके हम, एक एग्रीकल्चर, एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा हमारा पिलर है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। अब इंक्लूसिव डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम लोग सबको साथ लेकर चलें, ऐसा ना हो कि गरीब गरीब बना रहे और अमीर अमीर बनता रहे, वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब है कि सब लोग मिलकर आगे बढ़े, उसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने क्या करा है, अगर आपको भारत में इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको एग्रीकल्चर इंप्रूव करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो एग्रीकल्चर दोनों साइड से, मतलब कि सप्लाई साइड से भी और डिमांड साइड से भी, आप फार्मर्स की साइड से देखेंगे तो भी एग्रीकल्चर को ठीक करने की जरूरत है, और आप अगर एक कंज्यूमर के एंगल से देखेंगे तो भी आपको एग्रीकल्चर को ठीक रखने की जरूरत है। तो ऐसे में गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम था जिसको गवर्नमेंट ने एक्सपैंड किया है। एक प्रोग्राम था जिसका नाम था ऑपरेशन ग्रीन। इसके तहत टोमेटो, ओनियन, पोटैटो यानी टॉप, पूरे साल भर देश के हर कॉर्नर में इनकी सप्लाई जो है इस तरीके से रखनी चाहिए। सरकार ने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया था कि इनका प्राइस ज्यादा बढ़े ना, टॉप वेजिटेबल्स का। अब इस टॉप के अलावा 22 वेजिटेबल्स और ऐड करती हैं इसके अंदर सरकार ने। ठीक है, जो पूरे देश में सरकार इनकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट करेगी ताकि इनके रेट ना बढ़े। ठीक है, एक स्पेसिफिक लेवल से ज्यादा, ठीक है, इसमें जमाखोरी ना हो, होर्डिंग ना हो, इस तरह की चीजें। ठीक है, हालांकि ये 22 क्रॉप्स कौन सी है ये सरकार ने अभी बताना है। ठीक है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने और क्या करा है, गवर्नमेंट करने जा रही है, इट इज गोइंग टू लॉन्च एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या कहता है कि हमारे देश में जब फसल की कटाई हो जाती है उसके बाद मैनेजमेंट बड़ी कमजोर है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उस सामान को हम लोग रखें कहाँ। ठीक है, इसीलिए तो हमारे जो कई किसान भाई हैं वो आड़तियों के चक्करों में फंस जाते हैं। आड़तियों के चक्करों में फंसने का मतलब है कि उनको जल्दी सामान बेचना पड़ता है। अगर उनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज हो तो उनको मुसीबत में उनको बेचना नहीं पड़ेगा, वो मतलब उस सामान को होल्ड करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, और जब टाइम एप्रोप्रिएट होगा तब वो उसको सेल ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे के अंदर गवर्नमेंट ने एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया है जिसके अंदर कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी फार्मिंग जो है, वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खुद डेवलप कर सकती है, सस्ते रेट के अंदर उसको लोन दिया जाएगा और वो ये चीज खुद कर सकती है। ठीक है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, राइट, ताकि वो अपने लिए स्टोरेज फैसिलिटीज बनाएं और कम्युनिटी फार्मिंग जो है अपना फायदा खुद जनरेट कर सके। ठीक है, उसके अलावा गवर्नमेंट ने फिशिंग का बजट काफी बढ़ा दिया है। अब क्योंकि फिशिंग भी एग्रीकल्चर के अंदर आती है, पहले बजट 825 करोड़ का था, अब बढ़ाकर उसको 1220 करोड़ के आसपास का कर दिया गया है। ठीक है, 2021-22 के लिए। और 5 मेजर फिशिंग हार्बर्स को डेवलप करने की बात की गई है, 5 मेजर फिशिंग हार्बर्स को डेवलप करने की बात की गई है। कौन कौन से हैं? कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, वाइजैक, पैरादीप और पेटुआ घाट, पेटुआ घाट।
ठीक है, इनको डेवलप करने की बात की जा रही है, राइट। फिर उसके बाद आता है एक और चीज, अभी आपने देखा होगा कि जब लॉकडाउन हुआ था तो हमारे माइग्रेंट लेबर्स का बहुत नुकसान हुआ था, ठीक है। तो माइग्रेंट लेबर के लिए, वर्कर्स के लिए भी हम लोग गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर आई है जिसका नाम है वन नेशन एंड वन राशन कार्ड। अब इसके तहत क्या होगा कि कोई भी एक फैमिली, अगर उसका राशन कार्ड मान लीजिए बिहार का बना हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि उसको अनाज केवल बिहार में मिलेगा, वो कहीं बाहर भी जा सकते हैं, वहां पर भी उनको अनाज मिलेगा। इनफैक्ट अगर परिवार में जैसे मेल मेंबर है वो महाराष्ट्र चला गया, मध्य प्रदेश चला गया, तो उसका अनाज उसको वहां मिल जाएगा और बचे हुए लोगों को उनका अनाज जो है अपने घर पे मिल जाएगा। तो क्योंकि आजकल डिजिटाइजेशन हो गया है तो ये चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, ठीक है, राइट। तो ऐसा, तो ये हमारे को किस चीज में हेल्प करेगा, ये हमारे को फूड सिक्योरिटी में हेल्प करेगा, इट विल हेल्प इन फूड सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा पिलर था। तीसरा पिलर कौन सा था हमारा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट वाला, ठीक है। अब हम चौथे पिलर पर जाते हैं। चौथे पिलर पर, चौथा पिलर हमारा क्या है, री इन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल। री इन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, इंसान की अंदरूनी ताकत, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, एक होती है एजुकेशन, और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है हेल्थ। तो हम हेल्थ के ऊपर तो डिस्कस कर चुके हैं। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने इस बार कहा है कि 15,000 से ज्यादा स्कूल्स जो हैं उनके अंदर हम लोग क्वालिटी एजुकेशन के लिए स्ट्राइव करेंगे, मतलब हम कोशिश करेंगे कि वहां पर क्वालिटी एजुकेशन दी जा सके, ठीक है। अब हमारे देश में क्या समस्या है, अगर आप अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में भी रहते हैं तो बच्चों की शिक्षा केवल सरकारी स्कूल में होती है और तकरीबन मुफ्त होती है, लेकिन हमारे देश में सारी शिक्षा जो है, अच्छी शिक्षा, क्वालिटी शिक्षा, वो प्राइवेट स्कूल्स में होती है। तो ये बड़ी खराब चीज है हमारे लिए, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हम लोग सरकारी स्कूलों की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ऐसा प्रोजेक्ट उन्होंने डेवलप किया है। फिर उसके बाद उन्होंने एक और बात कही है, उन्होंने कहा है कि हमारे देश में जैसे बहुत सारे संस्थानों के लिए बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं पढ़ाई के अंदर, हायर एजुकेशन के अंदर, तो अब वो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन लेके आने की बात कर रहे हैं। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन होगी ऐसी जो इन सब चीजों को मैनेज करके चलेगी और सब में एक सिंक्रोनाइजेशन होगा, सब में मतलब कि एक कोऑर्डिनेशन होगा, एक अच्छे तरीके से आपस में एक मतलब उनके बीच में एक सिनर्जी होगी, ठीक है ना, और एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन होगा ताकि इंजीनियरिंग हो। वैसे तो कई मतलब उनके सब डिपार्टमेंट्स बन जाएंगे, लेकिन हायर एजुकेशन को मैनेज करने के लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का फैसला किया, ठीक है। ये तो दिस इज अबाउट द फोर्थ पिलर, री इन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल। फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पिलर हम लोग का क्या है, इनोवेशन एंड R&D। अब आपको पता है कि हम लोग इनोवेशन और R&D के अंदर हम लोग काफी कमजोर हैं, इंडिया वाले, ठीक है ना। हमारे जितने नोबेल नोबेल बहुत लोगों को मिलता है, लेकिन सबको तभी मिलता है जब वो फॉरेन चले जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को एनालाइज किया और उन्होंने अब ऐसा किया है कि वो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जिसके अंदर वो खूब पैसा डाल के हमारे देश में R&D का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे। R&D का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद व्हाट दे हैव थॉट इज, दे हैव थॉट अबाउट पुटिंग नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन।
ठीक है। अब ये क्या है, मान लीजिए कि तमिलनाडु के अंदर या केरल के अंदर या आंध्र प्रदेश के अंदर, मान लीजिए आंध्र प्रदेश के अंदर कोई एक अच्छा प्रोजेक्ट आया, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोजेक्ट कोई अच्छा आया, लेकिन उसको हम लोग बिहार में या हरियाणा में इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो लैंग्वेज बैरियर की वजह से हम लोग ये चीज कई बार नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लैंग्वेज बैरियर की वजह से हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो एनएलटीएम जो है वो ऐसे प्रोजेक्ट को, ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोजेक्ट्स को कन्वर्ट करने में, दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने में, उसके इफेक्ट्स को ट्रांसलेट करने में वो हमारी हेल्प कर सकता है। ठीक है ना, जिसकी वजह से हम लोग अच्छे प्रोजेक्ट्स को पूरे पैन इंडिया जो है इम्प्लीमेंट करवा सकें। ठीक है, वो फायदा किससे मिलेगा हमारे को, नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन से। और इसके अलावा रिसर्च के अंदर, R&D के अंदर और भी कई चीजें अनाउंस की गई हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है, वैसे तो पहले से ही अनाउंस था, गगनयान हम लोगों का जो है 2022 से पहले पहले हम लोग लॉन्च करेंगे, जो इंडिया का पहला मैंड मिशन होगा स्पेस के लिए। मैंड मिशन, करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा था, मैंड मिशन टू स्पेस के 2 लोग जो सिलेक्ट किए गए हैं वो अभी अभी रशिया भेजा गया था उनको, ठीक है, वहां ट्रेनिंग के लिए ऐसा। और दूसरा, पहली बार इंडिया ने डीप ओशियन रिसर्च के लिए एक पैसा अलग से निकाला है। डीप ओशियन रिसर्च हम लोग करते नहीं है, ये ज्यादातर डेवलप कंट्रीज का काम है, जैसे वो लोग ओशियन में डेप्थ में जाकर वो रिसर्च करते हैं, कहीं से कुछ तेल निकाला, कुछ और नेचुरल गैसेस निकाली, बट फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर आल्सो गोइंग टू अंडरटेक दिस काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, उसके बाद मोदी गवर्नमेंट हमेशा से कह रही है, ये 5 पिलर्स हो गए। छठा पिलर हमारा क्या है, छठे पिलर के बारे में केवल हम छोटा सा डिस्कशन करेंगे, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। ये मोदी जी हमेशा से कहते आ रहे हैं कि गवर्नमेंट कम से कम, लेकिन गवर्नेंस ज्यादा से ज्यादा, मतलब कि एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, लोग अपने आप को मैनेज कर सकें। सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो भी इसका एक हिस्सा होनी चाहिए। गवर्नमेंट की कम से कम रेगुलेशंस होनी चाहिए, लोग खुलकर अपना बिजनेसेस करें, इसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी अच्छा होना चाहिए। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर फोकस कर रही है। ठीक है, बहुत चीजों के अंदर, बहुत छोटी छोटी चीजों के अंदर हमारे को मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस देखने को मिलती है। ठीक है, कैसे, मतलब चीजों को सिंप्लीफाई करने के मैटर्स में, जैसे कि हमने सिक्योरिटीज और कैपिटल मार्केट्स के लिए कॉमन कोड बनाने की बात करी, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट की बात करी। तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हमारे को ये नजर आता है कि गवर्नमेंट अपने आप को पुल आउट कर रही है और गवर्नेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, इसके अलावा ये तो 6 पिलर्स हो गए, इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो बजट के बारे में। पहला पॉइंट तो ये है कि हमारी जो टैक्स स्लैब्स हैं, टैक्स स्लैब्स जब भी हम कहते हैं तो हमारा मतलब होता है इनकम टैक्स से। तो इनकम टैक्स की जो स्लैब्स हैं वो हम लोगों की अनचेंज्ड रखी हैं सरकार ने। वो क्या रखी हैं, अनचेंज्ड, उसको चेंज नहीं किया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमिटी। किसी चीज का कोई डिस्प्यूट हो जाए इनकम टैक्स का, तो उसके लिए एक कमेटी बनाने की बात की गई है ताकि टैक्स के जो डिस्प्यूट्स हैं उसका डिस्पोजल अच्छे तरीके से किया जा सके। फिर गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन का एक टारगेट लिया, प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट का एक टारगेट लिया है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि हम 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर विनिवेश करेंगे, मतलब उसको प्राइवेटाइज या डिसइन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। और हम लोग अपने टोटल स्टेक सेल से 1.75 लाख करोड़ रुपीस कमाने की बात सरकार ने कही है। बजट में उन्होंने रखा है कि 2.25 लाख करोड़ रुपया हम लोग प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट से मतलब हम लोग कलेक्ट करेंगे, जिसमें से 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को हम लोग डिसइन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बैंक्स कौन से होंगे ये अभी बताया नहीं है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि हम लोग ज्यादातर सेक्टर्स में से पुल आउट कर जाएंगे, लेकिन कुछ एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं जिसके अंदर हम लोग अपनी एक मिनिमम जो हम लोगों की रिक्वायरमेंट है, जो मिनिमम अपनी प्रेजेंस है, वो हम लोग दर्ज रखेंगे, वो हम लोग करवाएंगे। ये कौन कौन से स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एंड डिफेंस, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकॉम, पावर, पेट्रोलियम, कोल एंड अदर मिनरल्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, तो एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, डिफेंस,
ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकॉम, पावर, पेट्रोलियम, कोल एंड अदर मिनरल्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। अभी आज के अखबार में रिसेंटली ये भी आया है कि गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि एग्रीकल्चर से भी हम लोग पूरे तरीके से पुल आउट नहीं करेंगे और एग्रीकल्चर की भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर हम लोग जमे रहेंगे, ठीक है ना, उसमें से भी हम लोग उसको पूरे तरीके से प्राइवेटाइज नहीं करेंगे। इन सेक्टर्स के अलावा गवर्नमेंट का कहना है कि हम सबसे हाथ जोड़ लेंगे, सबसे दूर चले जाएंगे, ठीक है। ऐसा एक बात और है, गवर्नमेंट ने यह भी कही है कि LIC के अंदर, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंदर वो एक IPO लेकर आ रहे हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब कि वो इसका स्टेक सेल करेंगे, जनरल पब्लिक को वो शेयर्स बेचेंगे, किसके, LIC के। और अगर गवर्नमेंट ये कर लेती है मतलब तो काफी पैसा तो वो यहीं से कमा लेगी, ठीक है। जो 1,75,000 करोड़ का जो टारगेट उन्होंने बनाया है, तो काफी पैसा वो यहाँ से भी कमा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बारे में अभी नीति आयोग जो है वो रिपोर्ट दर्ज करवाएगा, नीति आयोग इसके बारे में रिपोर्ट लेकर आएगा कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये कैसे जो है हम लोग इनको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात है बेसिकली बजट के बारे में। कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट? गवर्नमेंट ने एक फार्म सेस भी लगाया है, फार्म सेस, ठीक है, पेट्रोल, डीजल और लीकर पे। लेकिन ज्यादातर ये कहा जा रहा है कि इस सेस का कोई ज्यादा इफेक्ट फाइनल प्राइसेस के ऊपर नहीं पड़ेगा, ठीक है, इनके प्राइसेस चेंज नहीं होंगे, केवल जो टैक्स इन पे लगता है उसको रीशफल किया गया है। मतलब अब स्पेसिफिक एक बीच में से कुछ पैसा निकालकर फार्म सेस में डाला जाएगा, ठीक है, स्पेसिफिक पैसा, तो उसको केवल फार्मर्स के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। ऐसा भी कॉन्सेप्ट है, राइट। कोई डाउट तो नहीं है मेरी तरफ से? आई थिंक हम लोगों को फैक्ट्स एंड फिगर्स याद करने की ज्यादा जरूरत है नहीं, ये काफी है। हाँ, कुछ एक फैक्ट्स एंड फिगर्स जब हम कोर्स डिस्कस करेंगे ना तब आ जाता है। जैसे कि गवर्नमेंट ने फिस्कल डेफिसिट 9.5% प्रेडिक्ट करा है 2021-22 के लिए। कितना? 9.5%। जबकि कोरोना अगर नहीं होता तो इस साल हमारा फिस्कल डेफिसिट 3% से नीचे आना चाहिए था, ऐसा गवर्नमेंट मानती थी। लेकिन इस साल जो करंट ईयर है इसमें रेवेन्यूज का लॉस हुआ है, एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है वेलफेयर की वजह से, कोरोना की वजह से। तो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के इस मिसमैच की वजह से जो हम लोग का फिस्कल डेफिसिट 3-3.5% का था वो 6.8% तक पहुंच गया, और जो अगले साल का जो प्रिडिक्टेड है वो 9.5 है। अब अगर 9.5 आपने प्रिडिक्ट किया है तो 10 से ऊपर ये बहुत आराम से चला जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट्स के साथ ऐसा ही होता है, ठीक है। जो भी वो प्रिडिक्ट करते हैं उसको ओवरशूट तो ये कर ही जाता है, ठीक है, नॉर्मली इट हैपेंस। तो लेट अस सी व्हाट विल हैपन एज फार एज द बजट इज कंसर्न्ड, एज फार एज एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज कंसर्न्ड, ठीक है। एनी डाउट सो फार? आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, इस हफ्ते एक बहुत बड़ी खबर आई थी, ठीक है, वो थी, अगर आपने सुनी हो, मिलिट्री कू इन Saudi म्यांमार। Arabia. अरे अरे नहीं, ठीक है सर, सॉरी। म्यांमार, सऊदी अरेबिया में इंडिया ने मिलिट्री भेजी है ना? हाँ वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो 1 फरवरी से 7 फरवरी के बीच में क्या हुआ था, जो अभी टाइम की थोड़ी सी कमी है ना तो फटाफट कर लेते हैं। मिलिट्री कू इन म्यांमार क्या हुआ था मालूम है? देखो शॉर्ट में मैं आपको Yes. बता दूं, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। वहां पर ना मिलिट्री ने हमेशा से कब्जा करके रखा था, ठीक है ना। इससे पहले भी कोई ऐसा नहीं है कि मिलिट्री वहां पर ईमानदारी से चल रही थी। 1962 में पहली बार वहां पर बगावत हुई थी, जहां पर मिलिट्री ने तख्ता पलट किया था, ठीक है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को उखाड़ के फेंक दिया था। और फिर करीब बहुत लंबे समय तक मिलिट्री ने वहां पर शासन अपना जारी रखा, ठीक है। लोगों को बात करने की इजाजत नहीं थी, ठीक है, लोग अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक है। मिलिट्री जो थी वो चारों तरफ फैली हुई थी, ठीक है, मिलिट्री का पूरा कंट्रोल था। 1990 में वहां पर चुनाव हुए, ठीक है, चुनाव जिसने जीते, ठीक है, उसको उठाकर उन्होंने नजरबंद कर दिया, जेल में डाल दिया, ठीक है ना। और फिर से तख्ता पलट कर दिया, फिर से अपना कंट्रोल जो है उन्होंने जारी रखा।
तो ऐसे टाइम में दुनिया भर की जो है मतलब क्रिटिसिज्म जो है वो म्यांमार को झेलना पड़ा। ठीक है, म्यांमार के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ कि हाँ इसकी आर्मी गलत कर रही है। तो इस प्रेशर के चलते, यूएस के प्रेशर के चलते, यूएन के प्रेशर के चलते 2008 के अंदर उन्होंने फिर से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। 2010 में उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चुनाव करवाए, इलेक्शन करवाए। ठीक है, लेकिन जो मिलिट्री है वही सत्ता में बनी रही, क्योंकि रूल्स कुछ ऐसे उन्होंने बनाए थे, ठीक है, कि सामने वाली पार्टी ने उसको अनडेमोक्रेटिक बोलते हुए पीछे हट गए और फिर से मिलिट्री का जो है रूल वहां पर जारी रहा। लेकिन जो सबसे बढ़िया तरीके से चुनाव हुए थे वो हुए थे 2015 में। ठीक है, 2015 के अंदर अब हम दूसरी साइड पर आते हैं थोड़ा सा, 1990 और दूसरी साइड आर्मी को छोड़कर, वहां की एक लीडर है ऑन्ग सैन सू की, ऑन्ग सैन सू ची। ठीक है, इनकी पार्टी का नाम है एनएलडी। ठीक है, ये एनएलडी की अध्यक्ष हैं। इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है क्योंकि ये आजादी के लिए लड़ रही हैं। ठीक है, नोबेल लॉरिएट हैं ये। तो ये म्यांमार के लोगों की आजादी के लिए लड़ रही थी, लोगों को इनको सपोर्ट था। ठीक है, इन्होंने 1990 के चुनाव जीता था, लेकिन इनको नजरबंद कर दिया गया था और ये कई दशक तक नजरबंद रही, जेल में रही। और उसके बाद 2010 के चुनाव का इन्होंने मतलब कहा कि ये भाई सिस्टम गलत है, और 2015 का चुनाव इन्होंने लड़ा, जैसा भी सिस्टम है इन्होंने लड़ा, और फाइनली इनकी पार्टी को एक जबरदस्त बहुमत मिला। मिलिट्री जो है, मिलिट्री की भी वहां पर पार्टी है, मिलिट्री की पार्टी का नाम है यूएसडीपी। ठीक है ना, यूनियन सॉलिडारिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी। ये किसकी पार्टी है? ये है आर्मी की। लेकिन उसकी पार्टी की अगर हार भी हो जाए तो भी आर्मी ने कॉन्स्टिट्यूशन के इस तरीके से बना रखा है कि मिलिट्री को कम से कम 25% सीटें तो मिलनी ही मिलनी है। मतलब जो रिजर्व है, जितनी सीटें हैं वहां की पार्लियामेंट में, उसके 25% तो उनके लिए रिजर्व है। और फिर इंटरनल मैटर्स, एक्सटर्नल रिलेशंस, डिफेंस, ऐसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो जो हैं वो भी डिफेंस ने अपने पास रखे हुए हैं, वो भी उन्होंने इस सरकार को दिए नहीं है, चुनी हुई सरकार को दिए नहीं है। तो 2015 से लेकर 2020 तक एनएलडी की सरकार रही। ठीक है, आर्मी को लगा कि हम लोग अपना कंट्रोल बरकरार रखेंगे, लोगों को जो ये शौक है ना डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, लोग ये खेल लेंगे, हम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। हालांकि ऑन्ग सैन सू ची ने अपना नेचर बिल्कुल ही चेंज कर लिया। जैसे पहले वो जब एक्टिविस्ट हुआ करती थी तो बहुत ज्यादा आर्मी के खिलाफ बोलती थी, ठीक है, बहुत कुछ करती थी, लेकिन जब वो सत्ता में आई तो उन्होंने कहा कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है आर्मी के हिसाब से हमारे को काम करने की जरूरत है। पिछले 5 साल में आर्मी को लगा कि उन लोगों ने बहुत ग्राउंड कवर कर लिया है। ठीक है, और उनको ये उम्मीद थी कि जब अगले चुनाव आएंगे 5 साल बाद तो हमारी जीत होगी। नवंबर 2020 में फिर से चुनाव हुए, जिसके अंदर आर्मी को यह लगता था कि उनको एक अच्छी खासी जीत प्राप्त होगी, लेकिन यहाँ पर भी ऑन्ग सैन सू की जो एनएलडी पार्टी है उसको 83% सीटें मिल गई, वोट्स मिल गए, सीट्स मिल गए उनको। ठीक है, और ये यूएसडीपी इनका कहीं नामो निशान नहीं था। ठीक है, इन मतलब ऐसा आर्मी ने सोचा भी नहीं था। इनको लगा कि इनका कंट्रोल और ज्यादा स्ट्रेंथन होता चला जाएगा। ठीक है, और ये डेमोक्रेटिकली, ये लोग डेमोक्रेसी की बात करें, डेमोक्रेटिकली ये अपने अपना इलेक्शन करवा लेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। लोगों ने बिल्कुल इनकी विचारधारा के विपरीत वोट करा। इन्होंने इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन करा, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, इलेक्शन बिल्कुल फेयर था और ये जो पार्टी जीती है ये बिल्कुल ठीक जीती है। 1 या पता नहीं 2 फरवरी को ऑन्ग सैन सू ची की पार्टी ने जो है वो करना था, मतलब इन्होंने नई सरकार को संभालना था। पहले भी यही सत्ता में थे, लेकिन इन्होंने नई सरकार को संभालना था। ठीक है, लेकिन उससे एक दिन पहले ही आर्मी ने रातों रात, ठीक है ना, जो वहां का पार्लियामेंट है उसके ऊपर कब्जा कर लिया। जितनी स्टेट्स हैं उनके जो मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनको भी नजरबंद कर दिया। पूरी की पूरी ऑन्ग सैन सू ची की जो पार्टी है, इसकी जो टॉप लेवल की जो मैनेजमेंट, जो पॉलिटिशियंस है, उनको भी उठाकर इन्होंने नजरबंद कर लिया और एक झटके में अपनी सत्ता जो है वो कवायद कर दी, खुद बैठ गए कुर्सियों पर। ठीक है, तो इस तरीके से
तो ये एक अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस था, इसके बारे में बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, चारों तरफ से क्रिटिसिज्म हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि अगर आपको लगता भी है कि कुछ प्रॉब्लम है, इलेक्शंस में कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो डेमोक्रेटिक तरीका था इस चीज को फाइट करने का, इस तरीके से तख्ता पलट करने का कोई मतलब नहीं था। तो म्यांमार की जो आर्मी ने किया है वो बिल्कुल गलत है। वर्ल्ड की जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं, जितने भी लोग हैं, जितनी भी ज्यादातर देश हैं, खासतौर पर यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर कंट्रीज हैं, वो सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं म्यांमार की आर्मी की ने जो किया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ऐसा, तो ये हमारी म्यांमार की स्टोरी है। आगे जो कुछ भी होगा वो हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। इसमें कोई डाउट है आपको? इसमें कोई डाउट? नो सर। फिर हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट में एक और चीज है, दुनिया में एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये मीटिंग हर साल डावोस में होती है, डावोस यानी स्विट्जरलैंड। वहां पर दुनिया के सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स और बड़े बड़े फाइनेंशियल लीडर्स, ये लोग इकट्ठे होते हैं और बिजनेस की बात करते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अभी रिसेंटली एक ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है वो निकाली है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। और उसके अंदर उसने 5 रिस्क को आइडेंटिफाई किया है, 5 रिस्क को आइडेंटिफाई किया है। ये 5 रिस्क कौन से हैं? पहला है एक्सट्रीम वेदर, दूसरा है क्लाइमेट एक्शन फेलियर, एक्सट्रीम वेदर, क्लाइमेट एक्शन फेलियर, जो हम क्लाइमेट के लिए काम कर रहे हैं वो फेल हो जाए। तीसरा है ह्यूमन एनवायरमेंटल डैमेज, ठीक है। चौथा है इन्फेक्शियस डिजीज, और पांचवा है बायोडाइवर्सिटी लॉस। इसमें इन्होंने कहा है कि अभी फॉर द टाइम बिंग इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो सबसे ऊपर रिस्क है, सबसे बड़ा रिस्क हमारी दुनिया को चल रहा है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा हमारे जीडीपी को नुकसान भी होने वाला है, ठीक है, और हम लोगों को भी फ्यूचर में प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ सकती हैं। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वजह से आया, वो लेकर आई और उसने ये चीजें कोट की हैं, ठीक है। ऐसा एक और न्यूज है, वो किसके बारे में है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सेक्शन 69 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, सेक्शन 69 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ठीक है। अभी आपको पता है रिसेंटली क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने ट्विटर को ये कहा कि ये कुछ 250 अकाउंट है, हैशटैग्स है, इसको बैन कर दो। ट्विटर ने बैन तो कर दिया, थोड़े टाइम के बाद उनको फिर से ओपन कर दिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसके ऊपर एक्शन लेने की बात कर रही है, ठीक है ना। तो उनमें से कुछ एक हैशटैग सच में बहुत ज्यादा खतरनाक थे, जैसे फार्मर्स जेनोसाइड, मतलब कि वो गवर्नमेंट के ऊपर एक इल्जाम लगा रहे थे कि गवर्नमेंट जो है वो फार्मर्स को किल करवा रही है, मतलब वो मरवा रही है उनको, ठीक है। तो ये बड़ी गलत चीज है। अब ऐसे में क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इस तरीके से, क्योंकि हमारे देश में तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो क्या इस तरीके से सरकार ये डिमांड कर सकती है, या वो ये कर सकते हैं कि वो इंटरनेट बंद करवा दे, जैसे इंटरनेट शटडाउन कर देते हैं। तो इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक कानून है। कुछ साल पहले एक महाराष्ट्र के बड़े नेता थे बाल ठाकरे, जब उनकी डेथ हुई ना तो 2 लड़कियों ने कमेंट किया था, ठीक है। मतलब उन्होंने कुछ कमेंट किया फेसबुक के ऊपर, ठीक है, अपने पर्सनल आईडी से, जिसकी वजह से वहां की पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। तो इस पूरे मामले के ऊपर एक केस बना, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का आर्टिकल, मतलब सेक्शन 66A, वो सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया, वो सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया और कहा कि आप फेसबुक वगैरह पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हो। लेकिन एक आर्टिकल और है, सेक्शन 69, उन्होंने इसको निरस्त नहीं किया। उनका ये कहना था कि स्टेट को भी प्रोटेक्शन की जरूरत है।
और इस प्रोटेक्शन को बचाने के लिए उन्होंने सेक्शन 69 को निरस्त नहीं किया। तो यहाँ गवर्नमेंट यही कह रही है कि यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट जो है उसको खतरा है, डिफेंस को खतरा है, सोवरेनिटी को खतरा है, इंटीग्रिटी को खतरा है, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन कंट्री को, उस चीज को खतरा है, पब्लिक ऑर्डर को खतरा है। इनमें से अगर कोई खतरा है स्टेट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो वो सेक्शन 69 में आ सकता है। तो यहाँ पर सरकार जो है इन चीजों को बंद करवा सकती है। इस तरह के कानून जो है मतलब इस तरीके से प्रोटेक्शन जो है वो स्टेट को दिया जाना चाहिए और सेक्शन 69 जो है उस तरह का प्रोटेक्शन सरकार को देता है। ठीक है, ऐसा। ठीक है बच्चों, चलो आज इतना ही करते हैं। ठीक है, एक आध टॉपिक और था वो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे हम। ओके, इसको रिवाइज कर लेना आप। Yes, sir. ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।